बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बातचीत कर रहे होते हैं। इसी तरीके से गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से इस वक्त हड़ताल जारी है, नवे रोज़ में दाखिल हो गई है। ऐसे में 16 दिसंबर का दिन, जो कि अगर हम देखें अपनी हिस्ट्री से मिटाना नामुमकिन है। और 16 दिसंबर की बात करें तो 16 दिसंबर 2014 का वाक़या, जिसे 11 साल बीत चुके हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का ये सानिया है, जिसके हवाले से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। वहीं दूसरी जानब देखते हैं सकूत ढाका की अगर बात करें तो ये एक वो मामला है जहां हम देखें कि हमारे पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे जुदा हो गया था। क्या सर्कमस्टेंसेस से, किस तरीके से मामला आगे बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, आने वाले वक्तों में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, इसमें खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब, जो कि पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के फाउंडर भी हैं। तो सबसे पहले वेलकम कर रहे हैं आप दोनों मेहमानों को। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, क्या समझते हैं 16 दिसंबर का वाकया जो कि रोनुमा हुआ है, और अब हम देख रहे हैं कि जी इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन अब भी ये यादें ताज़ा हैं? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि ये सारे वाकयात हमें एक तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो लियाकत अली खान का कत्ल हो, चाहे वो 16 दिसंबर एपीएस का वाकया हो। हमें आप ये देखें, हमारे पास चाहे बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर अटैक हो, जितने भी आप नाम लेते जाए ना, चाहे परवेज मुशर्रफ पे पिंडी में 2 हमले हुए हों, जितने भी आप नाम लेंगे ना, चाहे शौकत अजीज पे हमला हो, ये सारे के सारे हमें बताते हैं कि हमें खतरा अफगानिस्तान से है, और बहुत बड़ा खतरा है कि हमारे यहाँ पेशावर में आए दिन कत्ल हो रहे होते हैं, और अफगानी पूरे पाकिस्तान में हर जगह है। बल्कि एमक्यूएम तो देखें बनी ही, वो कहने को तो बनती थी कि वो पठानों की बेस पे बनी थी, वो बुनियादी तौर पे पश्तो बोलने वाले सारे अफगानी थे। आप अल आसिफ स्क्वायर देखें, ये सारे कौन लोग थे? अफगानी थे। आज कराची से लेके पेशावर तक की मार्केटों में आपको अफगानी मिलते हैं, बिजनेस आपका अफगानियों के पास, वेपन वो बेच रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत ने अपने फराइज अंजाम देने हैं, हुकूमत ने फैसले करने हैं कि आप अफगानियों को से शनाख्ती कार्ड लें, जो जाली शनाख्ती कार्ड लेके बना के घूम रहे हैं। ये कौन करेगा? ये सब कुछ नहीं होगा तो ये सानियात का सिलसिला जारी रहेगा, और मुल्क जिस तरफ जा रहा है वो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है कि आम शहरी जिंदा रहने का हक नहीं रखता। यही आपका, आप सुराबगोड की क्लियरेंस करने जाते हैं, पेशावर में केपी गवर्नमेंट मना कर देती है कि हमने अफगानियों को वापस नहीं भेजना। पंजाब से भेजा जा रहा है, कराची से भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा तो पेशावर से। तो अब पेशावर में एक सानिया हो चुका है। उसके बाद तो पीटीआई की हुकूमत है कुछ 13-14 साल से, तो उनको तो सोचना चाहिए ना कि कितने सानिया होते रहेंगे, और अफगानियों को निकालने में वो ताउन करने के बजाय अदम ताउन करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या केपी हुकूमत रहनी चाहिए बाकी, या गवर्नर राज फौरी तौर पे लगा देना चाहिए? ये वो सवाल है जो हुकूमत को, जिसका जवाब सिवाय गवर्नर राज के कुछ भी नहीं है। ठीक, आपको ऐसा लगता है कि जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 77 साल गुजरने के बावजूद दहशतगर्दी की लपेट में पूरा मुल्क है। ऐसे में हम देख रहे हैं पाक फौज के जवान जो कि हर बॉर्डर पर मौजूद हैं, और अब भी हम देखते हैं कि जितनी भी फितनतुल खारिज हैं उनको हलाक भी किया गया है। ऐसे में शहीदों की तादाद हमारी भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वही वाली बात है कि पाक फौज जो है वह पुरअज़्म है, और ख़ास करके फितनतुल खारिज का जो ये पूरा सिलसिला है, जो इनका नेटवर्क है, इसको नाबूद करने के लिए हमेशा पुरअज़म भी रहेगी और साथ में मौजूद रहेगी। ऐसे में आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, इसलिए गवर्नर राज लगाना चाहिए? देखिए, मरकजी हुकूमत ने जब फैसला किया कि अफगानियों को हम निकालने की प्रोग्रेस करेंगे, तो सूबाई गवर्नमेंट कह देती है कि नहीं। आप देखें, पाकिस्तान बनने के बाद भी तो सूबा सरहद था, क्या हुकूमत में गवर्नर राज नहीं लगा था? क्या पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में पंजाब से लेके कहां का गवर्नर राज नहीं लगाए? पीपल्स पार्टी की भुट्टो के दौर में तो बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ था, क्या नहीं हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो मैं माजरत कर लेता हूं, लेकिन सारी चीजें हुई है ना। हर दौर में पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट आती है तो सारे डायरेक्ट ऑपरेशन भी होते हैं, चाहे कराची का ऑपरेशन हो, कहीं भी आप चले जाएं, बेशुमार चीजें होती हैं। मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि एक ताकतवर तरीके से चले, और बात यही है कि ऑपरेशन पे ऑपरेशन आप करते चले जाएंगे, लेकिन जब तक सूबाई गवर्नमेंट आपके साथ स्टैंड नहीं लेगी, जब तक अफगानियों को नहीं निकाला जाएगा, और खासतौर पे अफगानी मुल्क पार करते ही, बॉर्डर पार करते ही सारे अपने आप को पश्तो बोलने वाले डिक्लेयर कर देते हैं। फारसी बोलने वाले तो बहुत कम है,
आप इवन के इस्लामाबाद में देख लेना, आप जी सेक्टर में जाएं, कितने सेक्टर भरे हुए हैं अफगानियों से, और उनमें फारसी बोलने वाले हैं बेशुमार बड़ी तादाद में, वो आप उनको पकड़ लेते हैं। तो पश्तो बोलने वाले हैं, आप उनको पकड़ नहीं पाते, कि आपको पता ही नहीं चलता। शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनाए, और नादरा का सिस्टम तो सन 2000 के बाद आया है। ये सारे अफगानी तो उससे पहले बन के शनाख्ती कार्ड सन 78 से लेके सन 2000 तक ये सारे शनाख्ती कार्ड बने। तो इन सबको वो खत्म होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि तमाम सियासी जमातों की अगर मैं बात करूं तो वक्तन फवक्तन हर 5 साल बाद या 8 साल बाद हमने देखा कि जी एक नए दौर का आगाज होता है, हुकूमतें बदलती चली जाती हैं, सियासी लोग बदलते चले जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वही होता है। तो क्या मुकम्मल तौर पर जिस तरह नादरा का एक पूरा सिस्टम है, तो क्या पूरे सिस्टम को तब्दील होना होगा या सिस्टम में बैठे हुए लोगों को तब्दील होना होगा? देखें, बात नीयत की है। जब आपकी नीयत होगी ना, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमें कहती है, नजरिया पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। अफगानिस्तान बुनियादी तौर पे कोई मुल्क है ही नहीं है, वो कोई रियासत नहीं है। 100 साल पहले आप देखें ना, डेविड रायन की बात करते थे तो अंग्रेजों के साथ इनकी सारी अंडरस्टैंडिंगें थी, अंग्रेज के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किए और चीजें की। अफगानिस्तान का तो माजी भी कोई इतना शानदार नहीं है ना। वो क्या थी, वो जो था जिसने बनाई नादिर शाह अब्दाली। मजे की बात आप ये देखें कि उसने पंजाब से गंदम का दाना उसके सर पे रख के उसको हुकूमत दी गई कि जी ये हमारा अब अमीर हो गया। वो तो ईरान में भी था, वो वहां का भी राज बसला चीजें रही ना सारी कुछ। तो वो मुल्क जी एक हम रियासत बनाते हैं, और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उसके पड़ोस में अफगानिस्तान नाम का एक मुल्क मौजूद है, जो सिर्फ वो बेसिकली मुल्क है ही नहीं। पाकिस्तान को तो चाहिए कि कुछ हिस्सों पे कब्जा करे, कुछ आपस में तकसीम करें और उसको क्लोज करें चैप्टर। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल रहेगा ना। ठीक है, दूसरी जानब हमारे साथ डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब मौजूद हैं। हम डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब से पूछना चाहेंगे, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के फाउंडर भी हैं। सर, डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जी 77 साल से दहशतगर्दी की लपेट में ये मुल्क हमें नजर आ रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी इक़दाम किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, APS का सानिया हमारे सामने है। 11 साल गुजर जाने के बावजूद हम अगर देखें जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस वाक़े? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, ये सिर्फ APS का 2014 का वाक़या जो 16 दिसंबर का है, सिर्फ ये काउंट नहीं करें, इसके साथ साथ इससे पहले और इसके बाद, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं और ऐसे सानहे हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर कि जो कि नाकाबिले फरामोश हैं। मसला सिर्फ यहाँ पर है कि सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज के ऊपर या कौमियत परस्ती पे बात करते हैं तो वो फिर जाती है किसी और तरफ। आज जो ये वफाकी हुकूमत में और सूबाई हुकूमत में रस्साकशी बनी हुई है, तो इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि इस टाइम जो KP की हुकूमत है, अब 3 टर्न उनके आ चुके हैं, उसके बावजूद भी वो वहाँ पर अमन नहीं ला रहे। उनका जो मिशन है वो सिर्फ एक मुख्तसर एक अपने वो जो उनके फाउंडर हैं PTI के, उनको वो नाम निहाद फाउंडर, उनको जो है वो उनका मकसद है रिलीज कराना। अच्छा, अब ये जो मेन वजह जहां बुनियादी तौर पे ये सूबे इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह जो खराबी पैदा हुई वो हुई पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 18वीं तरमीम का बिल पास करके। उसके बाद ये सब मामलात होने लग गए। फिर कुछ सूबों के अंदर, खासकर सिंध के अंदर भी, जैसे कि रेंजर को जो है वो इख्तियारात उनके महदूद किए गए। इसी तरह KPK में वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने इख्तियारात इदारों के कुछ महदूद कर दिए, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को सपोर्ट मिली है। अब कुछ दिन पहले जो गन्स जो हैं वो KPK हुकूमत ने पुलिस को दी, कुछ दिन बाद जो है वो सोशल मीडिया पर आ रही थी कि वो वहाँ के दहशतगर्दों के पास पहुँच गई हैं सेम। तो वो कैसे जा रही हैं? तो ये सिस्टम की जो खराबी है, मेन बात ये है कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के अंदर खैबर पख्तूनख्वा नाम का जो सूबा है और इसके अंदर जो हुकूमत है इस टाइम, जिस पॉलिटिकल पार्टी की है, ये इस टाइम सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। इसको जितनी भी ढील दी जाएगी और जितना इसको टाइम पीरियड दिया जाएगा, ये उतनी खराबियां पैदा होती जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो मोतबर हमारे इदारे हैं, अगर वो चाहते हैं कि दोबारा इस तरह का कोई साहनिया ना हो और माओं की कोखें ना उजड़ें, उनके लखते जिगर उनसे जुदा ना हो, ये कोई छोटा साहनिया नहीं हुआ।
150 कीमती जाने मासूम बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं एपीएस के इसमें 16 दिसंबर के इस आने में 2014 में। तो इस तरह के और वाकयात ना हो तो इसके लिए जो है इदारों को स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा और बिला इम्तियाज, उसमें कोई कौमियत, कोई रंगत, कोई जबान, कोई इलाका, कोई नहीं, ये क्लीन स्वीप होगा। ये जितने दहशतगर्द हैं चाहे वो सियासी हैं या वो सामाजिक दहशतगर्द बने हुए हैं या वो जो है इस तरह के जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स हमारे नेबर्स से, अफगानिस्तान से और भारत से लेकर आ रहे हैं, इनको जो है ना डायरेक्ट शूट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आ रहे हैं ये नादरा के और एनआईसी, अब मैं आपको बताता हूं कुछ सियासी जमातें तो ऐसी हैं कि जिनके चेयरमैन अफगानी हैं, कंफर्म अफगानी है और वो यहाँ बल्दियात में चेयरमैन बने हुए हैं। वाकई में ऐसा? जी बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन अब जो आपने बात की कि केपी की हुकूमत की सिर्फ बात कर रहे हैं या सूबे की बात करें, यहाँ पे फिर अगर केपी की हुकूमत की बात करेंगे या वहां के लोगों से अगर रब्ता करेंगे तो वे कहते हैं कि जी हुकूमत जो है वो सिर्फ एक सूबे को टारगेट बनाकर बैठी है जिसका नाम केपी के है। तो सर क्या कहेंगे, इस तरीके के मामला अगर सुधरना चाहिए तो वाकई में गवर्नर राज लगना चाहिए, वाकई में हमें सख्ती से अमल दरामद करना होगा, हमें अपनी फोर्सेस, लॉ एजेंसीज को जो है वो मजबूत तरीके से हिकमत अमली और पॉलिसी बनाकर देनी होगी। क्या इस तरह के मामला भी आने वाले वक्तों में देख सकेंगे क्या हम डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर राजा काशिफ जनरल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मुझे कोई आवाज कट के आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, जिस तरीके से डॉक्टर शबीर अहमद साहब ने कहा कि सूबों की बात की कि सूबा जो केपी के है दहशतगर्दी की लपेट में है, तो गवर्नर राज जिस तरह आपने भी कहा लगाना चाहिए, लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां के जो वासी हैं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ केपी के ही क्यों, इसी सूबे को क्यों जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में जो है वो कहा जाता है या ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है? ठीक है डॉक्टर शबीर अहमद साहब, डेफिनेटली ये तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जहां पे जिस तरीके से आपने एक वाज़ेह पॉइंट जो है वो उजागर किया है, अभी भी हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट गुड्स की अगर बात करें जिसकी हड़ताल अभी चल रही है, इसमें भी अगर हम देखें तो ताने बाने बहुत से ऐसे भी हैं गुड ट्रांसपोर्टर्स के जो कि अफगानियों से जाते हुए मिलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो है, ये शुरू से बहुत अरसे से जब से हमारा पाक वतन वजूद में आया तब से ट्रांसपोर्ट का जो सिलसिला है वो ज़्यादातर जो है हमारे पख्तून भाइयों के हाथ में रहा है। अच्छा, उसकी वजह से ये जो अभी ट्रेड की ये जो हड़ताल हुई, इसकी वजह से जो हमारा इस टाइम तिजारती खसारा है मुल्क को, इसके अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स देख लें, दीगर जो मामलात हैं वो तरसील सब ख़त्म हो गई है, बंद हो चुकी है। अब कुछ मुतालबात उनके ऐसे हैं कि जो नाकाबिले मंजूर हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ठीक है कितना, अब आप अगर हर बंदा कल को उठ के मुल्क को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, ठीक, अब हमारे कई डिमांड्स हैं, मतलब जायज होनी चाहिए पूरी। हमारे हर लोग तकरीबन हमारे कोई सियासी जमात को आप उठा के देख लें, जब वो इख्तदार में होती है तो वो मुल्क के खैर ख्वाह होते हैं, जैसे ही वो अपोजिशन साइड पे आते हैं तो वो हड़तालें, वो जलसे जुलूस, वो मामलात ख़राब करना शुरू कर लेते हैं, मुल्क का निज़ाम जाम करते हैं। इसी तरह कुछ और भी लोग हैं, जैसे कुछ अर्सा पहले हमारे मोहतरम इज़्ज़त माब हमारे एक भाई वकील साहब, उन्होंने हड़ताल करा के पंजाब और सिंध का बॉर्डर बंद कर दिया एक काफ़ी अरसा पहले। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इससे क्या हो रहा है, हम डिवाइड हो रहे हैं सूबाई सतह पे, कौमियत परस्ती से फ़िरका परस्ती और ज़बानों की बुनियादों पे, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आने से पहले जो है मैं वहाँ गया था, हमारे जो है ये फिनांस जो है हमारी कांग्रेस चैम्बर्स के, वहाँ मैं उनसे प्रेसिडेंट साहब से अभी मेरी मुलाकात हुई, हमारे जो हैं ये साकिब साहब मगो साहब, उनसे भी हुई। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मेरे जनाब अमानुल्लाह साहब से भी मेरी बात हुई। तो इनसे मैं अभी मिला, मैंने उनसे भी ये डिस्कस किया कि क्या हो रहा है इस हवाले से। उन्होंने कहा आज 7 बजे हमारी एक मीटिंग है इनसे, हो सकता है वो कामयाब हो जाए।
ठीक। तो अभी देखें वो तो अब कोई मेरे पास तो न्यूज़ नहीं नतीजा है, अभी मेरे सामने नहीं आपके आया पास क्योंकि हो अभी शायद कि रोज वो में मीटिंग दाखिल हो हुई चुकी या है। नहीं हुई जी। या उसका क्या रिजल्ट आया। डेडलॉक अभी बरकरार है। जी, तो बट ये जो भी है, अगर ये पाकिस्तानी हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स पाकिस्तानी हैं, तो देखें उनकी हर बात जो जायज़ होगी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को माननी चाहिए, ठीक। और जो मुल्क के अगेंस्ट जाती है तो वो मेरे ख्याल से नहीं माननी चाहिए। ठीक, फिर उसके बिल्कुल बाद सही कहा। गवर्नमेंट के अपने भी कुछ सोर्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनको फॉल करें। आप क्यों डिपेंड करते हैं ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर पे कि वो बाद में फिर ब्लैकमेलिंग ठीक है। दूसरी जानब डॉक्टर राजा काशिफ जंजूआ साहब हमारे साथ मौजूद है। वही एक सवाल जो कि मैं पूछना चाह रहा था, जिस तरीके से आपने भी कहा कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, तो सूबे की बुनियाद पर सूबे के जो लोग जहां रहते हैं, जैसे केपी की हुकूमत की हम बात करें जहां पे दहशतगर्दी जो है उस मंडलाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अगर वहां के लोगों की बात करें तो उनका परसेप्शन ये होता है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ केपीके को टारगेट कर रही है। तो सर इस पॉइंट को कैसे क्लियर करेंगे फिर हम? जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में, मैं एक चीजें करवा रहा था कुछ लोगों से, तो मैं चीजें देख रहा था कि पाकिस्तान की अंदर इस वक्त आप प्रोग्रेस की बात करें तो पंजाब में क्यों हो रहा है सारा काम, बात नीयत की है। शहबाज शरीफ भी करते थे, मरियम नवाज ने जो NFC अवार्ड से जो उनके पास पैसे मिले हुए हैं उसी से काम कर रही हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे नहीं है? सब कुछ है। सिंध गवर्नमेंट क्या प्रोजेक्ट कर रही है? कराची गंदा है, क्यों गंदा है, सवाल ये पैदा होता है। सिंध क्या लड़काना के हालात अच्छे हैं, नवाब शाह के अच्छे हैं, हैदराबाद के अच्छे नहीं है? तो इस तरह अगर देखेंगे तो फिर सिंध में भी गवर्नर राज लगाया जा सकता है। ठीक, ये आपकी प्रेडिक्शन है, ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, और इसके ऊपर भी गुफ्तगू का सिलसिला भी रहेगा 18वीं तरमीम के हवाले से। जिस तरीके से शब्बीर साहब ने कहा वो मामले को भी हम जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा काशिफ जंजूआ साहब, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वही बात जिस तरीके से आपने कहा शब्बीर साहब के 18वीं तरमीम जो है वो एक मसला सामने नजर आता है। अब जिस तरीके से जंजूआ साहब ने कहा कि अगर इस तरीके के मामला सामने दिखते हैं जिसमें हमें प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी तो ऐसे में फिर गवर्नर राज लग सकता है। सर ऐसा लगता है कि क्या? देखें, गवर्नर राज भी मसले का हल नहीं है। ठीक, मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये मसले का हल नहीं है गवर्नर राज। इससे पहले भी कई बार ये अप्लाई हो चुका है हमारे मुल्क के अंदर। मेन जो वजह है ना जी, देखें एक वक्त था, चलिए ये जो वजह है ना ये मैं जरूर आपसे पूछूंगा, खास करके गवर्नर राज के हवाले से। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक टू द शो, जिससे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 16 दिसंबर के हवाले से साने APS और इसके साथ साथ सकूते ढाका के हवाले से। वहीं दूसरी जाने हम देखते हैं एक बड़ा सवाल पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 77 साल होने के बावजूद हम देखते हैं दहशतगर्दी की जो लहर है अब भी मंडलाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में गवर्नर राज के हवाले से भी बातचीत हो रही थी। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब भी मौजूद। शब्बीर अहमद साहब, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि खास करके जो गवर्नर राज है ये भी एक हल नहीं है, तो सर हल और क्या है? देखें मोहतरम भाई के गवर्नर राज के बाद जो मामलात होते हैं वो एक ताकत की तरफ एक जाते हैं, जो फिर वो सियासी जमातें होती हैं उनके तफाज़ात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मुल्क के अंदर वही इंतशार की कैफियत हो जाती है। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक जब 18वीं तरमीम का बिल पास हो रहा था जी, उस टाइम से मैं शुरू दिन से एक बात करता आ रहा हूं कि ये 18वीं तरमीम का बिल जो है ना, ये सूबाई खुद मुख्तारी तब होती कि अगर आप मजीद सूबे बनाते। जब आपने सूबे मजीद नहीं बनाए इन 4 सूबों में, अब आप देख लें जब कि 18वीं तरमीम का जब से बिल पास हुआ है आज तक सूबे पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ रख लें, सिंध हमारे के अंदर, या आप बलूचिस्तान में तरक्याती काम क्या हुए हैं। अब वहाँ के बलूचिस्तान के जो लोग हैं, यानी यहाँ वो जो हुक्मरान थे वडेरे टाइप, वहाँ के सरदार टाइप, उनको तो बेनिफिट हुए, अवाम तक कुछ नहीं पहुंचा। ये तो बिल्कुल वही बात होगी जिससे सकूते ढाका की अगर बात करें 1971 की पहले की बात करें तो इख्तियारात की ही जंग थी, जिसके बाद हमने देखा कि दुश्मन ने उसका फायदा उठाया और हमारा लगते जिगर जो है वो हमसे जुदा हो गया। तो ये सारे मामला बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरीके की अगर सूरत हाल होगी तो गवर्नर राज भी अगर देखें तो उसमें भी हुकूमत की जो अपनी परफॉर्मेंस है या हुकूमत की जो अपनी इंडिकेशन है, हुकूमत जिस तरीके से एफर्ट्स डाल सकती है उस तरीके से डालने से कासिर रहेगी और वहीं पे जमहूरी निजाम जो है वो उसको फरोख्त नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर दहशतगर्दी से नंबर आजमा होना है तो इसके लिए भी जरूरी यह है कि हमें तमाम जो फैक्टर्स हैं इसके ऊपर खुल के बात भी करनी होगी। अब जिस तरीके से 28वीं तरमीम की बात आ रही है, सूबों के खुद मुख्तारी की बात आ रही है, तो सर आप समझते हैं कि आने वाले वक्तों में ये मामला भी आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें आप ये देखें 18वीं तरमीम के बाद तो फिर इतनी तरमीम्स हुई हैं कि जो हमारा आइन है ना
जो बेसिक आइन था उसको तो जो भी गवर्नमेंट आई है उसने अपने मफाद को देखते हुए उसमें तब्दीलियां की हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? वही इंतशार, वही सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स, वही इदारों को अपने अंदर दबाने की कोशिश के इदारे जो है वो कार्रवाई नहीं कर सके। खासकर सियासतदानों ने अपने आप को बचाने की कोशिशों में आइन का जो मेन हुलिया था, उसकी बुनियाद जो थी, उसको हिला दिया है। ठीक, अच्छा, मतलब अब जो डेफिनेशन आइन की होती है कि आईने पाकिस्तान जो है वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है ना, अब ये तो हमें से हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नजर आता है। जिस तरीके से आए दिन तरामीम हम देखते हैं कि आ जाती हैं, फिर उन तरामीम में भी कुछ ना कुछ शक ऐसी होती है जिससे उसकी तरामीम मजीद होने की गुंजाइश बाकी रहती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब जिस तरीके से हमने देखा कि 16 दिसंबर का जो ये वाक़या हमें नजर आया 2014 का, अब 11 साल गुजरने के बावजूद, अल्लाह ना करे कि कभी जिंदगी में कभी कोई ऐसा हादसा हो। लेकिन एक गुज़िश्ता एक रोज कबल भी मैं किसी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें बड़ी एक बात कही जा रही थी। एक बच्चा जो कि शहीद हुआ था, अली उसका नाम था, तो उसकी वालिदा से पूछा गया कि 11 साल गुजर गए, क्या फर्क नजर आता है? तो बड़ा मेरा दिल भी इस वक्त वो बात कहते हुए जो है ना लरज रहा है कि उन्होंने कहा कि अब घर जो है वो कब्रिस्तान है और जो कब्रिस्तान है वो घर है। भाई मामलात ये हैं कि सबसे पहले तो अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अवाम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना। अवाम के लिए महंगाई, बेरोज़गारी, दीगर मामलात वो जूं के तू हैं। आए दिन एक नई बात सामने आ जाती है कि अभी ये हो गया, अभी वो गया। पाकिस्तान के अंदर दो जमातें हैं जो सियासी जमातें बड़ी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब वफाक में पीपल्स पार्टी बैठी हो या नून लीग बैठी हो, तो बात एक ही है कि ये मुल्क के अंदर तो दो सियासी जमातें थी ना। 18वीं तरमीम को पास करने की क्या जरूरत थी? वफाक में वो थी हुकूमत या वो थी पीटीआई, तो बाद में आई। वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसने तो अवाम का आज तक जो मामला अवाम के साथ हुए हैं कि मुल्क संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। इंतशार ही जा रहे हैं। दहशत गर्दी की जो लहर है, हमारे जवान आए दिन शहीद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इतनी शहादतें पाक आर्मी की हो चुकी हैं कि उनका कोई जो है उसका हिसाब ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब जो है इस वक्त हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब ने ज्वाइन किए, माहिर दिफाई उमूर भी हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कैसे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 16 दिसंबर 2014 की अगर हम बात करें, 11 साल इस हादसे को बीत चुके हैं। अब भी हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की लपेट में पूरा पाकिस्तान है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे अवामिल हैं जो अब भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए जी, 16 दिसंबर के तो दो साने हुए थे जी। एक साने 71 हुआ था, सकूत ढाका जी, और दूसरा ये एपीएस का हुआ था। देखिए, दोनों की जो अगर आप पीछे की तरफ जाएं तो आपको महसूस होगा कि दोनों की जड़ें एक तरह से चलती हैं। साने 71 में जो भी ईस्ट पाकिस्तान में सबवर्शन हुई थी और रिवोल्ट कराई गई थी, फिर एग्रेशन हुआ था, वो उसके पीछे इंडियन और रॉ थी। एपीएस में जो भी हुआ है, इंतहाई दर्दनाक, बच्चों को जैसे मारा गया, उसके पीछे देखें तीन चीजें थी। एक, आप हमेशा याद रखें, ज्योग्राफी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पेशावर और केपीके का एरिया अफगानिस्तान के साथ मिल रहा है जी, और अफगानिस्तान पिछले 40 साल से तशद्दुद और जंगो जदल की एक सिलसिले में जुड़ा हुआ है, और उसमें उसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आया है। दूसरा बड़ा वजह थी कि अफगान वार के बाद जब सिविल वॉर शुरू हुई है, फिर जब तालिबान की हुकूमत आई है, और जिस तरीके से उन्होंने वो हुकूमत चलाई थी 5 साल दुनिया में पारिया स्टेट बन के, कि एवेंचुअली अमेरिकन्स ने जब अटैक किया है तो जो सारे लोग भागे हुए थे वो केपीके के ट्राइबल एरियाज में आ गए थे, और यहाँ से भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रही थी। हमारी जो राइटर्स पार्टीज थी उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो उनके आइडियोलॉजिकल जिसको उन्होंने कहना है कन्वर्शन में उनके साथ थे। और तीसरी बड़ी वजह रॉ है। बहुत बेइंतहा फंडिंग
उस वक्त भी हो रही थी, आज भी हो रही है, और इसके पीछे पर्पस एक ही है, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। चाहे वो एपीएस का हो या दूसरे तशद्दुद के वाकयात हो या जितने भी हो, क्योंकि मैं तो 12 साल डील करता रहा हूँ इन लोगों के साथ जी, और ये किसी के दोस्त नहीं है, ये सिर्फ पैसे के हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, दूसरी जानिब केपीके की जिस तरीके से हमने बात की कि दहशतगर्दी के जो अवामिल है ज्यादातर वहां से हमें जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अगर देखें तो गुज़िश्ता जो हुकूमत रही जिसमें हमने देखा कि पीटीआई की जमात जिन्होंने तालिबान के साथ हिमायत का भी ऐलान किया था, और खास करके क्या ये वही हिमायत का ऐलान हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये दहशतगर्दी को हवा देने के बराबर था? तो इस तरीके से नहीं समझता। देखें, निगोशिएशंस हर चीज में होती है। आज भी देखें, यूक्रेन रशिया की वार हो रही है, एंड पे निगोशिएशंस हो रही हैं कि नहीं? जी, बर्लिन में हो रही हैं, ब्रसल्स में हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। इसी तरीके से निगोशिएशन तो जरूरी इवेंचुअली होनी पड़ती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप किसके साथ निगोशिएशन करेंगे। मेरा अपना व्यू, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी इस पे लिखे थे जी, और आपके टीवी के प्रोग्राम में भी कई दफा आ चुका हूँ, पीटीवी में भी आ चुका हूँ। मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है कि हम दहशतगर्द के साथ निगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसके साथ निगोशिएट करेंगे तो आप उसको एक स्टेक होल्डर बना देंगे। हम दहशतगर्द को स्टेट के बराबर नहीं ला सकते। उससे निगोशिएशन हो सकती है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कि भाई तुम अपना सरेंडर करो एंड वी विल बी बेनेवोलेंट, उसके बाद देखेंगे आपके साथ क्या करना है। ठीक है जी। जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और चीज़ है कि अगवानियों के इनखिला के जो मामला सामने आते हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि अगवानियों का अगर इनखिला मुकम्मल तौर पर हो जाता है पाकिस्तान से, तो हम ये समझते हैं कि शायद दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें कभी वाक़ होगी। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जी, अगवानियों के तो अपने एनआईसी जो है वो जो सिस्टमैटिकली एक काम होता हुआ दिखाई दिया वो पाकिस्तान से होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में सिस्टम बदलने की ज़रूरत होगी या सिस्टम में बैठे हुए लोगों को बदलना होगा ताकि इनखिला के मामला में आसानी आए? देखिए, बात यह है कि दुनिया का कोई मुल्क जो है अनएंडिंग टाइम फ्रेमवर्क में किसी रेफ्यूजी को नहीं रख सकता। वन डे दे हैव टू गो बैक। आप देखिए आजकल क्या है, अमेरिका इवन वो जो सेटल्ड इमिग्रेंट्स है अमेरिकन, उनको भी निकाल रहे हैं जी। तो बात यह है कि एक चीज वहां पे सही है और पाकिस्तान में गलत है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो अफगानीज हैज टू गो बैक। जब तालिबान ये क्लेम करते हैं कि वी आर ए बेटर गवर्नमेंट, तो फिर उनको लेने में हमें वी शुड नेगोशिएट टू विद तालिबान कि भाई आप इनको टेक देम बैक, ठीक है ना। और अमेरिकन को या यूनाइटेड नेशंस को या दूसरी डोनर एजेंसीज को आगे जाके उनको सपोर्ट करनी चाहिए कि ठीक है ये जाएं, इनको इतने पैसे दें, जाके सेटल हो जाए अपने अपने अपने। लेकिन वो जाना नहीं चाहते, वजह सिर्फ एक ही है कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है पाकिस्तान की, एनवायरमेंटल जो है सोशल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की, वो उन्हें सूट करती है। क्योंकि अभी देखें अफगानियों की यहाँ रिश्तेदारियां हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पश्तून जो अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान में है, तो तकरीबन 1/3 अफगानिस्तान में है, 2/3 पाकिस्तान में है। तो देयर इज इंटेग्रेशन, रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, मजीद इसको कम करने के लिए जो है वो अब अगर केपीके के लिए या केपीके में कोई ऑपरेशन होता है तो इसका मतलब यह है कि उस पर भरपूर जो है वो ताउन हुकूमत पाकिस्तान को भी प्रॉपर तरीके से करना होगा, और जो वहाँ पे सियासी जमातें मौजूद हैं उनको भी इसमें ताउन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब। और दूसरे जानिब जिस तरीके से शबीर साहब इनखिला के मामला हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के, बात फिर वही आ रही है कि केपीके में जो दहशतगर्दी की लहर इस वक्त नजर आ रही है उसको कम करने के लिए वहां की सियासी जमातों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, एक हरबा इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज दहशतगर्दी कम नहीं हो सकती। देखें, सियासी जमातें जो वहाँ हैं मौजूदा, उसमें सिर्फ एक सियासी जमात है जो कि पीटीआई है, जो अगेंस्ट है वहाँ ऑपरेशन के, वहाँ के मामलात के अगेंस्ट है। बट मसला ये जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं जो एनआईसी बनवा के ये
बैठे हुए हैं ये लोग, वो जो है ना वो मसला बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग, उनको पता है कि हमारी जो रूट्स हैं वो अफगानिस्तान से हैं, यहाँ वो जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के रह रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले बुनियादी वजह क्या है, उसको हमें जो कवर करना है, जो हमारे इदारों को फर्स्ट टाइम पहले करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो करने की ज़रूरत है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा इदारा नादरा से हटके तैयार किया जाए कि जो 70 के बाद 1970 के बाद जो मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर उनके NIC उनके यानी वापस नहीं जा रहे, जिनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, उनके दादे से, उसके वालिद साहब से सन 1970 से, उसके बाद देखना शुरू करेंगे तो तब जाके पता चलेगा कितने फेक NIC बने हैं और कितने लोग हैं जो अफगानी है, फिर उनको अब निकालने में, यहाँ से भेजने में आसानी रहेगी। और KP के हुकूमत में तो ये भी कुछ बासोख ज़राए से मालूम हुआ है कि अफगानी बाशिंदे जो है ना, पाकिस्तानी NIC बनवा के डॉक्यूमेंट्स यहाँ से, मेजॉरिटी बताई वो तो वहाँ पर हुकूमत का हिस्सा है, वो कैसे ऑपरेशन करने देंगे वहाँ। ठीक है जी, यहाँ मेरे ख्याल से वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे दहशत गर्दी के हवाले से जो कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं देखते हैं तालीमी इदारों को टारगेट किया जाता है। ऐसे में जो वाक़या 16 दिसंबर 2014 को पेश आया था, जिससे 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये हादसा, ये सदमा पूरी जिंदगी भर पाकिस्तान के साथ तकदीर में लिख दिया गया है। ऐसे में इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं राना मकबूल साहब। राना मकबूल साहब, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। और डेफिनेटली 16 दिसंबर के हवाले से हम देखें तो हर आंख अश्क बार आज भी है, हर किसी का दिल भी आज भी दुखा हुआ है। 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक जो सिलसिला हमने देखा कि जो 11 साल मुकम्मल हुए, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चेंजेस आई हैं तालीमी इदारों में, खास करके सिक्योरिटी को किस तरीके से मजबूत और मजबूत बनाया गया है। 16 दिसंबर को आज 11 साल हो गए। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने सामने आर्मी पब्लिक स्कूल किया था। मैं आपको बताता चलो, जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है भारत, वो कोई भी वाकया जो है पाकिस्तान में कोई अफसोसनाक वाकया करने से बाज नहीं आता, वो अपनी दहशतगर्दी को दिखाता ही रहता है। तो इसी तरह ये उन्होंने तारीख दोहराई थी, जो 16 दिसंबर स्कूते ढाका वाला इशू था, उसको उन्होंने उजागर किया था। 16 दिसंबर 1971 को जो पेश आया था वाकया, उसको भी आज तक पाकिस्तान बोल नहीं सका। इसी तरह उन्होंने 16 दिसंबर 2014 को भी ये कार्रवाई की कि उन्होंने हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितरतुल ख्वारिज के जरिए जो है APS में जो है दहशतगर्दाना हमला किया और हमारे बहुत सारे नन्हे फूल जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे आने वाला, वो मुरझा गए थे। तो वो जख्म आज भी हमें ताज़ा, जब 16 दिसंबर आता है तो वो माएँ भी जो है वो हमारे अगली दुश्मन को बददुआएं देती नजर आती हैं। शोहदा को खराज अकीदत पूरे पाकिस्तान में पेश किया जाता है, शोहदा के लिए चरागाहें की जाती हैं, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तकारीब भी की जाती हैं। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी तो अलर्ट होती है, मगर इशू ये होता है कि जो हमारा अजली दुश्मन है, जो हमारे पड़ोस में बैठकर खुद को बड़ा दुनिया में पुरअमन मुल्क जाहिर करता है, पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी फैलाता है, पूरी दुनिया में उसने दहशतगर्दी की जो फैक्ट्रियां वो लगाई हुई हैं। तो आज भी यही पोजीशन नजर आ रही है कि वो कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं जाने देता। ठीक है, दूसरे चैनल में देख रहे हैं कि ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की बात करें, फिरतुल ख़वारिज जो हैं उनको हलाक करने के जो मामला सामने आते हैं, ऐसे में हमारे अपने जो सिपाही हैं वो शहीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पाक फौज की कुर्बानियाँ भी हम देखते हैं कि ढकी छुपी नहीं है, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कोने पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। अब जहाँ हमने बात की ख़ास करके इस वाक़े के हवाले से, साने के हवाले से, वहीं सकूत ढाका जो है, अगर इसके ऊपर भी हम बात करें, जिसमें हम देखते हैं कि जी बात ये भी की जा रही होती है कि जी सियासी तौर पे अगर हम देखें तो वहां पे भी कुछ इख्तियारात की जंग नजर आ रही थी और इसका फायदा जो है वो दुश्मन ने उठाया था। तो सर क्या समझते हैं, क्या वाकई इस तरह का ही मामला था जिसमें दुश्मन ने फायदा उठाते हुए इस मुल्क के दो टुकड़े किए और फिर बाद में एक स्टेटमेंट भी दिया कि दो कौमी नजरिए की बात करने वालों को ये एक तोहफा दिया गया है। तो सर जो हमने देखा कि 1971 से पहले से भारत खास करके हमारा दुश्मन था और आज भी आने वाले वक्तों में भी दुश्मन बन के रहेगा। अगर मैं स्कोते ढाका की बात कहूँ तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का जो फैसला था वो अच्छा नजर आ रहा था कि वो जीप को कुछ नहीं कुछ बनाना चाहते थे। अगर उस वक्त उसकी बात मान ली जाती तो मुकम्मल तौर पर वो हमारे दुश्मन के हाथ में था
और आज हमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उसने नुकसान पहुंचाना था। उस वक्त तो बहुत ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया था, लेकिन उस वक्त हमारे दुश्मन ने जो गेम की थी, बहुत बड़ी गेम करके उन्होंने पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है हमसे जुदा कर दिया था। लेकिन उसका रिजल्ट जो है पाकिस्तान ने आस्ता आस्ता अपने अखलाक, मोहब्बत, भाईबंदी और भाईचारे की बुनियाद पर आज आप देख रहे हैं जिस दुश्मन ने वो हमारा पाकिस्तान का एक हिस्सा तोड़कर एक नया मुल्क बांग्लादेश की सूरत में कायम किया था, उसके जो ताबूत है वो भी तोड़े गए। उसकी जो रिश्तेदार थी, करीबी अजीजा, जो उसके खानदान को रसवाई मिली, उसके खानदान को वहाँ की बाशऊर अवाम जो बांग्लादेश के बाशऊर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें ये बात महसूस हो गई थी कि इसने जो है हमें पाकिस्तान से अलहदा किया है, तो इसके अपने मफादात से उसने उस वक्त कौम को इस्तेमाल किया था और भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी उस वक्त। तो हमारे अजली दुश्मन को वो बांग्लादेश की बाशऊर अवाम ने बताया कि हमें शऊर आ चुका है, हम भारत के हाथों खेलना नहीं चाहते, हम आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा गुज़श्ता जो साल गुजरा है उस साल में बांग्लादेश में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि वहाँ की जो दहशतगर्द औरत वजीर आजम थी उसको दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिली, और वो जो जिस जहाँ का खमीर था वहीं जहाँ मरी, उसे इंडिया ने पनाह दी। आज उस जायद मौत की मुल्क में है, उसके बेतहाशा दामाद वहाँ की अदलिया ने उसे सजा दी है, तो वो छुपकर इंडिया में बैठी है, पूरी दुनिया में उसे कहीं पनाह नहीं मिली। और बांग्लादेश की बाशऊर अवाम आज ही पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ जो होता है वो असूली होता है। आज भी फितरत अल ख्वाहिश के बारे में अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान की सरहद पर जो हमारा अरबी दुश्मन है इंडिया है, वो अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसको इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पर दहशतगर्द तैयार करके हमारे जो बॉर्डर्स है KPK के साथ लगता है, वहाँ पर दहशतगर्दी करवाता है। लेकिन आज भी हमारी फौज पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर शाना खड़ी है और जो है दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रही है। बेशक ऐसा ही है। दूसरी जानिब अगर देखें हिंदुस्तान का अगर दूसरा नाम कहें तो हम कहेंगे रुसवाई है, क्योंकि हमने पिछले कुछ ही महीनों पहले देखा कि पाक जो भारत की एक जंग का मामला सामने आया था, ऐसे में जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाक फौज की जानिब से दिया गया, तो मुंह दिखाने और रुसवाई के सिवा कुछ और मामला भारत का रहता नहीं है। और हमेशा की तरह वही हड्डरमी का मुजाहरा करते हुए या तो आने वाले वक्तों में भी और गुज़िश्ता जो अब वक्त गुजर रहा है इसमें भी हमने ये देखा कि जी मीडिया पे तरह तरह के प्रोपेगेंडे और इसके साथ साथ कभी कभी न्यूज चैनल्स के जरिए, कभी अपनी फिल्मों के जरिए जो है वो एक झूठा और मक्कार चेहरा पाकिस्तान के लिए दिखा रहा होता है। मुख्तार भाई देखिए, पाकिस्तान की फौज हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ मुखलस है, पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है, तो पाकिस्तान की अवाम के लिए वो कुर्बानियां देती नजर आती है। अगर हमारे दुश्मनों की फौज की करी जाए तो उसमें करप्शन है, रिकॉर्ड से ज्यादा करप्शन है। आपने देखा उसने जो जहाज खरीदे थे उसमें करप्शन हुई, वो आलमी सतह पर बेनकाब हुई। उसके बाद उसकी फौज के जो जर्नैल है वो टके टके पर बिकते हैं, और पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ मुखलस है। यही वजह बनी है कि इंडिया को रुसवाई का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया में इंडिया शर्मिंदा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और पाकिस्तान का सर बुलंद किया। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत शुक्रिया। अगली दुश्मन आप सिडनी की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की, मैं ये बात करना चाहूंगा, दुनिया में भारत का एक चेहरा बेनकाब हुआ है क्योंकि वो दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में जो दहशतगर्द हमला हुआ है उसमें भारत का आदमी मुलव्वस था। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में और आपका मौका भी सामने आ गया। वही बात है कि पाक फौज की अगर बात करें तो हर मैदान में, हर बुरे वक्त में पूरे पाकिस्तान के साथ तो मौजूद है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दूसरी जानब जिस तरीके से अभी सिडनी हमले की बात बताई गई, राना मकबूल साहब ने बताया कि जहां पे पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि जो दहशतगर्द है पाकिस्तान से है। अलबत्ता जब तहकीकात के मामला आगे बढ़े हैं तो वह हिंदुस्तान को फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा। तो हिंदुस्तान को यही सबक है कि रोजाना की बुनियाद पे आपको रुसवाई का सामना होता रहेगा। आप हमेशा नए प्रोपेगेंडे लाते रहें, हम उसे बेनकाब करते चले जाएंगे। जी शबीर साहब क्या कहेंगे? देखें, अभी एक चीज हमारे लिए बहुत जो है परेशान कुन है जी, वो है ये सूबाई सिता के अंदर कुछ दहशतगर्द तंजीमें, जैसे बलूचिस्तान में है BLA है, यहाँ वो सिंधु देश ग्रुप है सिंध के अंदर, KP के अंदर वो TTP है। इनके लिए जब तक फील्ड मार्शल साहब थोड़ा और मज़ीद सख्त रवैया नहीं रखेंगे
तो ये आए दिन प्रॉब्लम्स बनते रहेंगे और जवान भी शहीद होते रहेंगे और उसके बाद मुल्क के लिए भी मामलात खराब होते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर शबीर साहब, क्योंकि जारी है वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है। पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट आप फाउंडर भी हैं और जिस तरीके से पाक फौज की अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर डिफेंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर सतह पे हर जगह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो रोशन है वो ता कयामत रहेगा भी। और अब भी आप देखें, किसी भी जगह हिस्ट्री उठाकर देख लें, किसी भी जगह अगर आप प्रेजेंट की बात कर लें तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम नजर आएगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और यहाँ हम आप तमाम लोगों से इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर अहमद साहब, आपका मौके भी सामने आ गए इस तरीके से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजा काशिफ जिंदवर साहब, आपका भी शुक्रिया। राना मकबूल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बात वही है कि साने हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उसका जख्म ताज़ा रहता है। कोशिश यही करेंगे और आने वाले वक्तों पे हम अपनी पाक फौज से भी यही गुजारिश करेंगे, हाँ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले वक्तों में भी इस तरह के साने से हमें बचाने के लिए जो पाक फौज अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहा है और जो दे रहा है वो फ्यूचर में भी देता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।